आप सभी को मैं उद्यत क्लास की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अनमोल कुमार आज आप लोगों के सामने दूसरी क्लास प्रस्तुत कर रहा हूं। इस क्लास का उद्देश्य थोड़ा सा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। और सबसे पहली बात कि इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था आप लोगों को बताया था कि बीपीएससी की तैयारी में मैं आपका योगदान दूंगा। आप लोग क्लास देखिएगा, बहुत सारे अभी वैकेंसी आ रही है और जितने भी लगे हुए हैं स्टूडेंट उन सबको मैं साहस के साथ पढ़ाऊंगा, बताऊंगा और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जो मैं उनका सॉल्यूशन भी करूंगा, समाधान भी करूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को यहाँ आमंत्रण करूंगा जो लगे हुए हैं, अपने लक्ष्य की तरफ लगे हुए हैं, दिन रात अनवरत उस कार्य को कर रहे हैं जिससे वो अपने लक्ष्य के पास पहुंच सके। लेकिन बहुत से ऐसे प्रॉब्लम भी है हम लोग के पास में जो हम रेगुलर उस चीज को फॉलो नहीं करने के कारण उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। सर्वप्रथम जो हम लोग का जो प्रॉब्लम आता है वो है हम लोग का सिलेबस, पढ़ाई करने का तरीका। खैर उससे पहले मैं दो चार लाइन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो जल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा, बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती। जो जल रहा है तिल तिल उस दिए में उजाला होगा। हमने इस जितने भी बातें लिखी हुई है ये उन स्टूडेंट लोग के लिए है जो दिन रात सुबह 6 बजे बैठते हैं और रात को 12 बजे तक पढ़ते रहते हैं और हार भी जाते हैं और फिर उठ के तैयार हो जाते हैं कि नहीं मेरे को उस चीज को लेना है। मैं उस स्टूडेंट को बहुत ही आदर से यह कहना चाहूंगा कि आप जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा, बशर्ते आप अपने लक्ष्य को अपने दिमाग पे रखिए, अपने जुनून में रखिए। क्योंकि आप लगे हुए हैं, आप हार रहे हैं फिर भी उठ के खड़े हो रहे हैं, अपने आप को तोड़ रहे हैं, फिर भी आप उस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपकी महानता है। एक शब्द था, साधारण सी बात हुई थी तो उसमें मैंने एक महफिल हुआ था, एक सेमिनार हुआ था, उसमें मैंने एक बात कही थी। सबसे बेहतर रंग की तलाश थी, सबसे बेहतर रंग की तलाश थी और मैंने क्या कहा उस जगह खाकी का चर्चा कर दिया। तो इस बात में एक बात छुपी हुई है कि एक व्यक्ति जो दिन रात अपने आप को किसी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहा है, रात दिन लगे हुए हैं, सफलता नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिलना इसका रीजन है कि हम उस ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या वैसा गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा है। और YouTube में इतनी ज्यादा टीचर लोग का ब्लॉग, पढ़ाई करने का तरीका, मल्टीमीडिया और जितने भी इंटरनेट सब जो इतना ज्यादा फैल चुका है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े इसमें हम लोग उलझ कर रह जाते हैं। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि हम जो बीपीएससी एक ऐसी संस्था है, एक राज्य की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है जो हर साल एक नए उत्कृष्ट सिविल सेवकों को चुनती है और वो चुनने के क्रम में वो आशा करता है कि एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो उस पद के लायक हो। तो आप सोच सकते हैं कि वो एग्जाम कितना कठिन होगा। खैर कठिन हम लोग ही बनाते हैं उस चीज को और तोड़ते भी उसी को हैं, तोड़ते हम ही लोग हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हम लोग असफल हो रहे हैं। लोग क्या करते हैं, बीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो बीपीएससी की तैयारी करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 चरण का एग्जाम होता है बीपीएससी में। एक होता है पीटी, दूसरा होता है पीटी के बाद होता है आपको मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू।
क्या होता है कि अब बच्चे लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कहते हैं कि पहले पीटी निकालो ना, पीटी निकालो, पीटी निकल जाएगा तो फिर मैं अपने आप तैयारी होगा। लेकिन आज का जो एग्जाम है, और पीटी तैयारी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लूसेंट उठा लेते हैं, बहुत सा 4-5 बुक उठा लेते हैं, जो हमें ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है उसको रटना शुरू कर देते हैं, रटना शुरू कर रट के पूरा भर लेते हैं दिमाग में, और जब एग्जाम देने जाते हैं तो मेरा पीटी नहीं निकल पाता है। रीजन क्या है, कि रीजन क्या है इसके निकलने का? रीजन सिर्फ एक ही है कि अब जो एग्जाम हो रहा है उसका एग्जाम का जो क्वेश्चन सेट होता है वो बहुत ही अलग तरह से होता है। पहले जो होता था वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होता था, कोई उसमें दिमाग लगाने की जरूरत होती थी, एक सीधा क्वेश्चन आता था और सीधा आंसर हम लोग दे देते थे। कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई, डेट दिया हुआ रहता था और उस डेट को हम चूज कर लेते थे, सिंपल सा क्वेश्चन था। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रही है वो काफी बदला हुआ है। बहुत सा क्वेश्चन जो है दिमाग को निचोड़ने का है और पढ़ने का, हम उस चीज को जानते हुए भी गलत वहां से लगा के आते हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक ही है कि हम लोग इस पर फोकस करते हैं, जबकि इस दोनों एग्जाम का फोकस, इस दोनों का एग्जाम का मेन पर्पस हम लोग का मेंस होता है। आप लोग को पता होगा कि पीटी क्वालिफाई होता है, इसको पास करने के बाद ही आपका मेंस तैयारी होता है, और उसके बाद इंटरव्यू। मेंस का मार्क प्लस इंटरव्यू का मार्क, दोनों का मार्क मिलकर आपका नंबर आता है इसमें। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि आपको जो रैंक दिलवाएगा वो मेंस दिलवाएगा। लेकिन फिर भी हम जानते हुए क्या करते हैं, आसान तरीका से चुन लेते हैं कि पहले तो पीटी तो निकाले, पहले पीटी पर ध्यान दे देते हैं, पीटी पर ध्यान देते हैं, मेंस की तैयारी नहीं करते हैं। क्योंकि पीटी मेंस और इंटरव्यू के बीच का जो होता है पीटी अगर आपका निकला, मेंस का जो होता है, मेंस मुश्किल से 3 मंथ ज्यादा से ज्यादा आपको समय मिलता है मेंस की तैयारी करने में। और मेंस का जो तैयारी होता है वो विस्तृत है, सिलेबस इसका अब अलग तरह से सेटल किया गया हुआ है, बहुत से सिलेबस से बदलाव भी हुआ है, जो आपको इस चीज को समझना होगा। आप इसको इस तरह से समझिए कि एक ही रास्ता पर चारों तरफ क्या होता है, बच्चे सब ले लिए जाते हैं लूसेंट, हम भी पढ़ रहे हैं, दूसरा भी पढ़ रहा है, तीसरा भी पढ़ रहा है, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, एक ही चीज को सारे लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं और एक ही राह पर सब लोग चल दिए। तो जो सेटर होगा, जो एग्जाम सेट करता है वहां, जो हमारे जो अतुल प्रसाद जो है, अभी जो इसके बीपीएससी के जो निदेशक है, वो जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो वो जानते हैं कि सारा लोग एक ही तरह पढ़ा है, क्यों ना हम उसको अलग तरह से क्वेश्चन सेट करें। वहां जाने के बाद पता चलता है कि सब पढ़ के गए, सब फेल हो रहे हैं। ये फेल क्यों हो गया? फेल इसलिए हुआ कि वहां सेट करने वाले उसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से क्वेश्चन को पूछा। अब पूछेगा कि सर ये दूसरी तरह का क्वेश्चन किस तरह का होता है? तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक उदाहरण स्वरूप आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वहां। आप देखिएगा कि एक क्वेश्चन आया था, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन काल था? एक ऑप्शन देते हैं हम लोग जहांगीर, दूसरा ऑप्शन देते हैं हम लोग अकबर, तीसरा देते हैं बाबर,
चौथा देते हैं औरंगजेब। अब ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था। तो लोग क्या होता है यहाँ कंफ्यूज लड़का क्या कर जाता है कि वो जानता है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना तो सूरत औरंगजेब के सॉरी जहांगीर के शासनकाल में हुआ। तो उस टाइम ना यही जो हम जान रहे हैं कि सूरत जहांगीर के समय हुआ, जबकि हम जान रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटिश में 1599 ईस्वी में हुआ। और 1611 में सर्वप्रथम जो है 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ है सर्वप्रथम। कहाँ? भारत में। तो यहाँ जो है हम यहाँ ये क्वेश्चन पूछा है ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासनकाल किसका शासनकाल था। अब यहाँ लोग क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि नहीं जहांगीर होगा, लेकिन हम लोग जान रहे कि 1599 में हुआ है। तो 1599 में अगर हुआ है तो अकबर का शासनकाल कब हुआ है? 1556 से 1600 समथिंग 1556 ईस्वी के बीच अकबर का जन्म और अकबर का शासनकाल रहा है। तो इसका आंसर तो अकबर होगा, क्योंकि यहाँ जो है भारत में स्थापना नहीं हुआ है। इसी बोल रहा है ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना समय भारत में किसका शासनकाल हुआ। अब क्या ऑब्जेक्टिव हम पढ़ के गए हुए हैं, उसमें जहांगीर दिए हुए लोग जहांगीर पढ़ते हुए याद करते हुए गया जहांगीर, थोड़ा नहीं पढ़ा, किताब पूरी तरह से नहीं पढ़े हम लोग। तो उस टाइम क्या होता है, यही मिस्टेक हम लोग कर जाते हैं और हम लोग देके आते हैं यहाँ जहांगीर मार के आते हैं। सब जान रहा है चीज को, लेकिन अगर दिमाग लड़ाया जाए तो ये हुआ है 1556 से 1605 ईस्वी में, क्योंकि 1599 में उसका स्थापना ब्रिटिश में हुआ। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरी क्वेश्चन आपको आएगा इसी में, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको भी समझना जरूरी है। उसको कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा इसी में कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। आंसर सूरत के मद्रास अब ध्यान देने वाली है, एक मिनट समझिएगा ध्यान से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो जैसे हम लोग जान रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1613 में सर्वप्रथम जो स्थापना हुआ था सूरत में हुआ था। क्या सही होगा? बिल्कुल गलत होगा। इसलिए गलत होगा कि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ जो है सर्वप्रथम लिखा हुआ है, न कि सर्वप्रथम अस्थाई लगा हुआ है। जिस यहाँ क्या कंफ्यूज हुआ हम लोग, सर्वप्रथम सिर्फ लगा हुआ है। सर्वप्रथम जो है मछलीपट्टनम में पहला बार आया था, तो 1611 ईस्वी में आपको मछलीपट्टनम में अस्थायी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब क्या हुआ, यहाँ कंफ्यूज कर गए हम लोग। कंफ्यूज क्या कर गए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई, मार दिए सूरत। हम लोग याद करके रखे, ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है सूरत, बराबर सूरत देते हुए जा रहा है, सूरत रटे हुए हैं। क्यों? इसलिए हम लोग का ऐसा गलती होता है क्योंकि हम थॉरो नहीं पढ़ते हैं, बुक को नहीं पढ़ते हैं।
अरे हम 10 बुक से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ें। ये आज से नहीं, सब लोग कहते हुए आ रहा है, लेकिन उसको हम लोग लेते नहीं है। ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव पर ही रहते, ऑब्जेक्टिव रट के अपना जाते हैं, वहां ज्ञान दे देते हैं। नहीं, आप जब तैयारी करोगे, अगर आप तैयारी करोगे तो मेंस की तैयारी करो। मेंस की तैयारी करोगे, उसमें से ऑब्जेक्टिव निकलेगा ना तुमको। अगर उसमें आपको आगे बढ़ना है तो सर्वप्रथम आपको इस चीज पर आपको गौर करना ही पड़ेगा। अगर आप इस चीज पर गौर नहीं करते हैं तो बड़े धोखा खाइएगा आगे जाके, क्योंकि अब जो एग्जाम होने जा रहा है वो आधारात्मक क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन शॉर्ट नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि अब जो है 5 लाख 4 लाख स्टूडेंट भर रहे हैं और उसमें से मुश्किल से 1000-1200 को निकालना है। अब बताइए कि उसका एग्जाम का ट्रेंड क्या होगा। खैर, घबराने वाली बात नहीं है, जो निरंतर लगा हुआ है उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने से। और सिस्टमैटिक ढंग क्या करता है, हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए मेंस में। खैर, आज पहला दिन है मेरा, तो सबसे पहले तो आपको हमें कहना चाहेंगे कि जब हम तैयारी करें तो सबसे पहले बुक को अच्छी तरह से पढ़ें। 6 to 12 NCERT बुक है, उसको तो पढ़ ही लेना है, क्योंकि उसके बिना आप उन्हें कर सकते हैं, आप किसी एग्जाम को निकालने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आजकल बहुत सा आ गया है उसको दिखाने के लिए, बुक सब मोबाइल है, सब चीज है, लेकिन जो आप अपने से स्टडी करके, अपने से नोट बना के, अपने से उसमें से ऑब्जेक्टिव निकाल के पढ़ सकते हैं, उसका दूसरा कोई तोड़ नहीं है। मैं भी आपसे अगले क्लास में आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, तीनों चीज आप लोगों का क्लियर होगा, बशर्ते आप अपने को उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। मैं पर डे आपको अगर पर डे नहीं हो पाया, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूं, मुझे भी कुछ काम होती है, वीकली मैं आपको करंट अफेयर्स जो है उसका मटेरियल मैं दूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। जो एक सप्ताह में जो भी घटनाएं घटी है करंट अफेयर्स में, उसके बारे में बताऊंगा। और अगले क्लास में मैं आपका बीपीएससी का सिलेबस, यूपीपीसीएस का सिलेबस, उसके अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा किस सेक्टर से कितना क्वेश्चन जो पूछा गया है, उसको मैं बताऊंगा। जैसे बहुत सारे अभी चेंज होते जाता है कि कभी हिस्ट्री से ज्यादा, हिस्ट्री तो ऑलरेडी ज्यादा ही पूछता है, मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आता है। साइंस का कभी कभी होता है कि लोग साइंस को तैयारी करके नहीं जाते, साइंस में ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है अभी आजकल बीपीएससी। यूपीएससी में क्या है कि साइंस का मार्क कुछ है, कुछ कम है। तो इस तरह का है सिलेबस दोनों का। दूसरी चीज है कि बहुत सारे स्टेट में हम लोग नहीं बढ़ पाते हैं, जैसे बंगाल का हुआ, उसके बाद केरल का हुआ याद, लेकिन जैसे उसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट निकालती है, जैसे झारखंड हुआ, उत्तराखंड हुआ, और मध्य प्रदेश हुआ, या फिर हमारा देश का क्या बोलते हैं, हमारे राज्य का बीपीएससी का हुआ, उन सब का हम लोग देते रहते हैं। तो सबसे पहले है कि अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को सबसे ज्यादा एक बुक को आप लोग आधार बनाइए, उस बुक को अच्छे से पढ़िए। एक बुक को कम से कम 10 बार पढ़िए। 10 बुक से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़िए। और उस पढ़ने के क्रम के बाद मैं आपको बताऊंगा, और मैं जनरली आपको जब पढ़ाऊंगा तो पहले थॉरो के साथ ही मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा के और उसमें से ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, ताकि आपको एक ठोस आधार मिल सके एग्जाम निकालने के लिए। और अब तो शायद अब तो निगेटिव मार्किंग भी कर दिया है, तो उसमें तो अब चांस ही नहीं है तुक्का लगाने का, तुक्केबाजी समाप्त है। तो आप लोग समझ सकते हैं, अभी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, टीचर के लोग का भी आया है, जिसमें मैं खुद एक टीचर हूँ। तो आप लोगों को मैं एक चीज बस समझाना चाहूंगा कि कम से कम अपना जो है बेस मजबूत करके चलिए, और बेस तभी मजबूत होगा जब आप थोड़ा पढ़िएगा। शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है, और शॉर्टकट सोचना भी नहीं है। आपको मैं वीकली करंट अफेयर्स कराऊंगा, और आपको इतिहास, भूगोल,
साइंस, तीनों विषय का मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा, थोरो और थोरो के साथ पॉइंट वाइज। मैं मेंस की तरफ मेंस पर ज्यादा ध्यान दूंगा, ठीक है, मेंस पर ज्यादा ध्यान दूंगा और इसके आधार से अनुसार मैं आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो मेंस के साथ आपका ऑब्जेक्टिव मैं अपडेट करवाऊंगा। आपको सबसे पहले टाइम को देख लेना, मैं टाइम भी बता दूंगा। अभी तो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था। और मैं आप लोग से पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि साधना कीजिए, बिना साधना के कुछ नहीं होता है। एक लाइब्रेरी को कभी जाकर देखिए, अगर अपने आप को आपको आंकना है तो किसी लाइब्रेरी को जाकर देखिए जहां एक स्टूडेंट सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ता रहता है और पढ़ाई इतना आसान रहता, तो सारे लोग बैठे रहते हैं पढ़ाई के लिए, अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि बेमन से पढ़ाई करते हैं हम लोग। निरंतरता कब करने मतलब पढ़ाई करते हैं छोड़ देते हैं, 5 दिन पढ़ लिए 2 दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर किसी फोकस किसी चीज को पाना है तो पहले सबसे पहले उस पर आपको एक एग्रेसिव वे में आपको उसको तैयारी करना होगा, तभी जाके आपका कोई भी रिजल्ट आपका आपके हाथ में होगा। और पसीने की जो स्याही से जो कुछ लिखते हैं, पसीने की स्याही से जो कुछ लिखते हैं, उसके मुकद्दर कभी भी खराब नहीं हुआ करते। सुबह अपना दिनचर्या बनाइए। आप लोग स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो साथी हैं, उनको तो मैं कहूँगा कि उनको विशेष रूप से वो भी अपना काम करते हुए मेरे क्लास को देखें। लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट कम से कम अपने आप को दिनचर्या निकाले, दिनचर्या को बनाए, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें। और कोई ऐसा दिक्कत हो तो मैं कुछ दिन के बाद अपना मोबाइल भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, और ऑनलाइन अभी क्लास मैं करूंगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और आप लोग से पर्सनली आग्रह है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे जाके मुझे भी हौसला मिले आप लोगों को पढ़ाने में। और अभी मैं इंट्रोडक्शन सिर्फ आप लोगों को दिया हूँ, ये दूसरे क्लास है मेरा। अगला क्लास में मैं बीपीएससी का सिलेबस आपको बताऊंगा कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।